जी हाँ, ये अहम की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। बादशाहत किसकी कायम रहेगी? रूस चाहता है कि वो दुनिया को जिस तरह से उसने ललकारा है उसकी बादशाहत कायम रहे, कि सारी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। जी हाँ, ये रूस है। आइए बढ़ते अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 1 घंटे आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को लेकर इससे बेहतर जानकारी, इससे बेहतर समझ देने वाला कार्यक्रम शायद ही आपको ना मिले, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो मेहमान हैं वो अपने आप में एक शख्सियत हैं। शख्सियत के रूप में आप देखिए, मां भारती की सेवा कर चुके मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। रूस और यूक्रेन को लेकर आपकी समझ लगातार पिछले 37 दिनों से दर्शक देखते और सुनते आ रहे हैं। जनरल सिन्हा, आपका स्वागत है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है आज के इस इंडिया का सवाल में, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय हमारी अपनी राजधानी दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अभी मुलाकात खत्म हुई है। जी हाँ, उसके साथ साथ विदेश नीति, भारत की विदेश नीति को लेकर भी रूस यूक्रेन जंग के बीच जब देश में आग लगी हो, वो आग बुझाने का फॉर्मूला जानने के लिए हमारी अपनी धरती आए हैं, यानी भारत आए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत, विदेश नीति के जानकार, जी हाँ, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर एएस बहल, डॉक्टर एएस बहल को आपने देखा होगा नक्शे पे जानकारी देते हुए। मेरे ही कार्यक्रम में डॉक्टर बहल ने बताया था कि आखिर ये जंग किसके लिए, क्यों और कैसे, कहां से रूस घुस रहा है, कहां से पोलैंड की सीमा शुरू होती है। ऐसे विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर एएस बहल सेंट पीटर्सबर्ग से। जी हां, ये जरूरी हो जाता है कि रूस से भी हमारे साथ कोई अपना हो जो ये बताए कि आखिर रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या चल रहा है, भारत की विदेश नीति को लेकर आखिर रूस या एक आम रूसी क्या सोचता है। इस पर जानकारी देने, अपने विचार साझा करने सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे अपने राजीव रमा गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम संवत 2079 जी हाँ शुरू हो रहा है, इसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय पांडे, विदेश मामलों के जानकार। बड़ी संजीदगी से विदेश नीति के बारे में आपका विश्लेषण होता है। पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री के साथ सर्गेई लावरोव की मुलाकात कितनी अहम? देखिए, अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर ताबड़तोड़ मुलाकातें, ताबड़तोड़ यात्राएं हुई हैं। चीन, अमेरिका, यूके और मेक्सिको, और उसके बाद अब रूस के विदेश मंत्री की, और इसके पहले जर्मनी के भी डिप्टी एनएसए भी आए थे। तो और इसके साथ ही साथ देखिए और भी कुछ हुआ कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, जापानी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई। तो ये सब लोगों का यहाँ पर आना और विदेश मंत्री या जिनसे प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, एक तो ये दर्शाता है कि भारत की स्थिति अब अगर वैश्विक स्तर पे नहीं तो कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर, एशिया यूरोप के स्तर पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। और इसलिए सारी दुनिया के सभी पक्षों के लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर हो। क्योंकि आपने ये भी देखा कि आज जब लावरोव की विजिट हुई तो लावरोव ने साफ साफ कहा, 2 चीज़ें जो कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं भारतीय दृष्टिकोण से। पहला तो उन्होंने कहा कि भारत को जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री जैसी जितनी चाहिए होगी हम देने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने साफ कहा कि हम सिर्फ तेल ही नहीं, हम सिर्फ सैनिक हथियार ही नहीं, सेना सामग्री ही नहीं, हम और भी चीज़ें जो भी आपको चाहिए हमारे यहाँ से हम देने को तैयार हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि भारत भी इसमें, अगर भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि भारत मध्यस्थ बने, लेकिन उन्होंने कम से कम ये बता दिया कि रूस इसमें अनकंफर्टेबल नहीं है, इसमें कंफर्टेबल है।
और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मनीष, और दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कि सर्गेई लावरोव जो हैं इस शताब्दी के अभी तक सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं। उनकी तुलना हेनरी किसिंगर से की जाती है, जो कि 8वें के दशक में, 1970 के दशक में, 7वें दशक में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और विश्व के सबसे बड़े डिप्लोमेट माने जाते थे। और ये सर्गेई लावरोव, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ के इस हिसाब से बहुत चतुर हैं और बहुत ही सूक्ष्म में चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में इनकी ये यात्रा भारत के लिए दो और संदेश लेके आती है। एक ये कि भारत को इस बात पे आश्वस्त करना कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। दूसरा ये कि रूस का इस बात से आश्वस्त हो जाना कि भारत अमेरिका के साथ नहीं, अगर रूस के खिलाफ सुरक्षा परिषद या राष्ट्रीय उसमें यूएन असेंबली में, जनरल असेंबली में नहीं गया है भारत, तो भारत ने अमेरिका का भी समर्थन नहीं किया है, जो कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मनीष जी, आप जिस तरह से लावरोव के लिए कह रहे थे त्रिपाठी साहब, मुझे ऐसा लगता है कूटनीति का पहला सिद्धांत होता है कि इस मुट्ठी की खबर इस मुट्ठी को नहीं होती, और लावरोव न जाने यहाँ से क्या लेकर जाएंगे और वहां से क्या लेकर आए थे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने बता दिया होगा। जल सिन्हा, आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर बहल एक क्विक कमेंट। आज की ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। देखिए, जब से चीन के विदेश मंत्री आए और पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन, अमेरिका, मेक्सिको और अब रशिया के विदेश मंत्री भारत आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारत की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में सबको समझ आने लग गई है। जबकि भारत एक बहुत ही अहम पार्टनर है क्वाड्रिलेटरल का, ताकि हम चीन को कंटेन कर सके, जिसे अमेरिका ने प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर या कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर का नाम दिया है। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो रशिया के साथ बहुत कम देश खड़े हैं, लेकिन भारत ने अपना जो न्यूट्रल स्टैंड रखा है, ये स्टैंड को उन्होंने सराहा है। और इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो डिस्काउंटेड ऑयल है, जो कि $35 प्रति बैरल के हिसाब से कम कीमत पे हमको मिलने वाला है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्रेड होगा वो रूबल में होगा, और उसको कैसे उसको आगे लेके जाएं, इन सब इश्यूज के ऊपर वार्तालाप होगी। अभी S-400 के 4 और यूनिट आने हैं। इसी तरीके से सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जो अभी हमने उनसे लीज में ली है, इसी तरीके से आर्मी के T-90 टैंक्स, ऐसा बहुत डिफेंस इक्विपमेंट है जो अभी रशिया से आना है। और इन सब को देखते हुए भारत को एक न्यूट्रल स्टैंड तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड को साथ लेके चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दोनों साइड को एनकरेज करना पड़ेगा कि इस युद्ध को रोके और वापस हम एक पीसफुल स्टेट में आए। जी डॉक्टर बहल, विदेश नीति और कूटनीति का सिद्धांत भी यही होता है। इसीलिए हमारे देश में जब भी बात होती है त्रिपाठी साहब, और हम सब लोग जानते हैं चाणक्य नीति, विदुर नीति, क्योंकि जंग में इस तरह की नीतियां ही काम आती हैं। हालांकि दीगर बात है कि उसके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। जल सिन्हा, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर की पहली एयर स्ट्राइक। जी हाँ, पहली बार रूस के अंदर हुआ हवाई हमला, रूस के ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगोरोद शहर के ऑयल डिपो को उड़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने किया हमला बेलगोरोद में। जी हां, वहां के तेल डिपो में किया हमला, एयर स्ट्राइक के जरिए हुआ हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस में घुसकर किया हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बड़ी खबर के बाद हम सीधे चलते हैं जनरल के सिन्हा। जनरल साहब, रूस के अंदर घुसकर देखिए, दीदों में ज़ेलेंस्की के इतनी ताकत आ गई कि वो रूस के अंदर घुसकर उनके ऑयल डिपो को उड़ाया। इस वक्त की बड़ी खबर पर आपका पहला कमेंट जनरल साहब, और इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे
कि जो 7 मेजर जनरल मारे गए हैं रूस के, ये कितना डिमोरलाइजिंग है रूसी सेना के लिए? मनीष जी, सबसे पहले जो बेलग्रेड के अंदर में जो अटैक आया है, और ये कहा जाता है उनके अटैक कैप्टर्स हैं एंड सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल से वो हमला हुआ है, और वो अर्थ टू अर्थ फ्लाई करके गए थे रडार से बचने के लिए। और बेलग्रेड जो है खार्किव से तकरीबन नॉर्थ पे है और जो रशियन बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर। तो ये तो सही है कि ये हुआ है, क्योंकि रशिया ने भी इसको पुष्टि की है कि ये हुआ है। अब बात है कि 37वें दिन क्यों ऐसे यूक्रेन क्यों कर रहा है और कौन उसके पीछे है, क्यों करना देना चाहता है। जबकि देखिए, फेज 1 ऑपरेशंस जो रशिया ने बताया था पुतिन साहब ने कि 30-31 दिन के बाद उन्होंने कहा था फेज 1 ऑपरेशंस आर ओवर, और वो भी था डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन। और सेकंड उन्होंने कहा था कि डॉनबास के इलाके में, जो कि डॉनबास 54% उनके में था, लुहांस्क तकरीबन 97% है। तो 7 दिनों के अंदर में मेरे ख्याल से मेजर ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इस समय जबकि पूरी दुनिया की आस लगी है कि बातचीत का दौर हो, और बातचीत बहुत आगे तक बढ़ रही है जैसा मेरे इंफॉर्मेशंस हैं, उसके बीच में कोई उकसा के करना यह मूर्खता है जेलेंस्की की और यूक्रेन की। वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी हॉट कभी ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड खेलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरह वो अपनी जो पक्ष रखते हैं, और उसके पीछे क्या होगा, इसके ऊपर में क्या रिएक्शंस हैं कि और भी स्टैंड ऑफ अटैक्स होंगे या कीव में होंगे, आपने चर्नहीव के ऊपर में, जहां पर उन्होंने बताया था कि हम यहां से जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, और एक्चुअली ग्राउंड से छोड़ रहे हैं। और देखिए, जब ये उन्होंने कहा कि हम यहां से विड्रॉ कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि इरपिल ले लिया, बूचा ले लिया, हॉटमल से वो निकल चुके हैं, अभी तो गॉमल से भी पीछे चले गए। तो उनकी बातों में जब वो बात करते हैं, देखिए ये चीज उन्होंने लड़ाई के शुरू में बोला था कि मेरा मिलिट्री एम्स क्या है, स्पेशल ऑपरेशंस क्या है, और मेरी कंसर्न जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है। और मेरा ये पहला दिन से मानना था, क्योंकि उनकी एक्सरसाइजेस 34 डेज चली थी, 35 डे जो उनकी थर्ड एक्सरसाइज थी। उसके पहले उन्होंने, जब उस समय नाटो उसमें नहीं आया था और नो फ्लाइंग जोन का, आज तो टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शंस है। उस सीन में स्नीक अटैक्स ऐसे होना, ये मेरे ख्याल से यूक्रेन के लिए ठीक नहीं है, बातचीत के लिए नहीं। तो अभी मैं ये, आपने एक बात पूछा कि आपका क्या विश्लेषण है दूसरी चीज के ऊपर में, क्या हो रहा है। देखिए, एब्सोल्युटली इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये मान के चलिए, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि आपके टर्मिनेशन के समय टर्मिनेट तो हो जाएंगे, सीज फायर हो जाएगा, लड़ाई आपको लगेगा बंद हो गई, कोई एग्रीमेंट्स हो गए, लोग बात मान ले, चाहे वो उनका जो मेन कंसर्न है अभी रशिया का कि क्रीमिया हमको आप मानिए कि वो हमारा हिस्सा है। डॉनबास का जो एलपीआर डीपीआर का कॉन्सेप्ट उन्होंने 2014 में लाया था, जिसे मिन्स्क 2 अकॉर्ड में 7th पॉइंट में वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसको आप दीजिए, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। और एक जो उन्होंने एक बड़ी चीज की है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ जॉब को मोर और लेस एब्सोल्युटली लैंडलॉक कर दिया है। वो क्या करेंगे, वो मुझे अभी तक उसके ऊपर बातचीत नहीं। मारियुपोल 100% अभी उनके कब्जे पे आ चुका है, और जब खैरसोन की बात होती है या ओडेसा की तरफ, तो उनका एक सीज है।